नमस्ते दोस्तों, हम लोग फिर आ गए हैं डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र की कहानी होम्योपैथी सीरीज़ के 10वें एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस को डिस्कस करेंगे। इस केस की ख़ास बात केवल ये नहीं कि मरीज़ को बीमारी 6-7 सालों से थी, ख़ास बात यह है किस तरह से लक्षणों के साथ प्रिस्क्रिप्शन चेंज किया गया और कब उसको प्लेसबो दिया गया। आइए केस की शुरुआत करते हैं। मरीज़ थी मिसेस यूएच, उम्र 40 साल। उसकी शादी को 21 वर्ष हो चुके थे और उनके 3 बच्चे थे। वे गृहिणी थीं। उन्होंने 30 मई 1987 को डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र से परामर्श लिया। मरीज पिछले 6-7 वर्षों से पेट के ऊपरी हिस्से यानी एपिगैस्ट्रियम में दर्द तथा स्टूल में म्यूकस और ब्लड की शिकायत से परेशान थी। उसकी जांच और उपचार एम्स में भी हो चुका था। जब हम यहाँ पर एम्स की बात कर रहे हैं तो उस समय पूरे भारत में एक ही एम्स था और वो एम्स था दिल्ली में। 1985 में किए गए बेरियम एनीमिया में भी सिग्मॉइड और डिसेंडिंग कोलन में लॉस ऑफ हेस्टेशन पाया गया था। कुछ समय बाद उन्हें जॉइंट पेन भी शुरू हो गया और आर्थोपेडिक ने इम्यून डिसऑर्डर को रूल आउट कर दिया था। वे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले चुकी थीं और अधिकतर समय एलोपैथी दवाओं पर रहती थीं। अब देखते हैं कि जब वे डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र के पास आईं तब उनकी वर्तमान स्थिति क्या थी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद एपिगैस्ट्रियम में हैवीनेस शुरू हो जाती थी। ये हैवीनेस काफ़ी घंटों तक बनी रहती थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोडलिटी थी कि स्टूल पास करने के बाद पेट की ये परेशानी कम हो जाती थी। कभी कभी उसी स्थान पर बर्निंग और थ्रॉबिंग सेंसेशन भी होता था और जब ये पेट की तकलीफ़ बढ़ती थी उसी समय स्टूल में खून भी बढ़ जाता था। सुबह कम से कम 2 से 3 स्टूल होते थे और वो भी फॉर्म्ड होते थे। शाम को भी 2 से 3 स्टूल हो सकते थे, लेकिन शाम के स्टूल में कभी कभी केवल म्यूकस और चमकीला लाल खून आता था। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ती तो रेक्टम में बर्निंग और टेनेस्मस भी होता था। लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग पेन और उसके साथ अचानक तेज स्टूल जाने की इच्छा होती थी। इसके अलावा रिस्ट में एचिंग पेन था। सिर में वर्टेक्स, दोनों टेम्पोरल रीजन और सर्वाइकल रीजन में समय समय पर दर्द होता था। हेडेक के लिए वो डिस्प्रिन लेती थी। उससे हेडेक तो कम होता था, लेकिन डॉक्टर हरिश्चंद्र ने विशेष रूप से लिखा है कि डिस्प्रिन लेने से ब्लीडिंग बढ़ जाती थी। मरीज को सामान्य रूप से थकान भी रहती थी। ये सब आप लोग भी जानते हैं डिस्प्रिन लेने से क्यों ब्लीडिंग बढ़ जाती थी, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्प्रिन में जो कंटेंट है स्प्रिन वो ब्लड थिनर का काम करता है। अब उनके जनरल और मेंटल सिम्टम देखते हैं। एपेटाइट पुअर थी। वे नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन एग खाने से नौसिया होता था, इसलिए अंडा नहीं खाती थी। उन्हें स्वीट्स की इच्छा थी और फ्राइड फ्रूट की क्रेविंग थी। नींद खराब थी। बीमारी के कारण उनका मन लगातार परेशान रहता था। उन्हें अलग अलग लोगों की मृत्यु के सपने आते थे। मेनोपॉज बहुत जल्दी, केवल 37 साल की उम्र में ही हो चुका था। थर्मली वे हार्ट पेशेंट थी, स्वभाव से इरिटेबल थी। गुस्सा अचानक और तेज़ी से आता था। वे गुस्सा व्यक्त भी करती थी, लेकिन जल्दी भूल भी जाती थी। अकेले रहना या कंपनी में रहने को लेकर कोई विशेष प्रेफरेंस नहीं था। उन्हें थंडर और लाइटनिंग का डर था, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्हें डार्कनेस पसंद थी। पास्ट हिस्ट्री में कोई ख़ास बात नहीं थी। फैमिली हिस्ट्री में उनके भाई को थ्रोट कैंसर था। अब आता है प्रिस्क्रिप्शन और फॉलोअप का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। 30 मई 1987 को डॉक्टर हरिश्चंद्र ने सल्फर 6 के 18 पाउडर दिए। इसे दिन में 3 बार लेना था। अब ध्यान दीजिए रिस्पॉन्स पर। 9 जून 1987 को मरीज ने बताया कि जब तक सल्फर लिया स्टूल में खून कम हो गया था, लेकिन बाद में जब सैक्रम लेक्टिस यानी प्लेसबो लिए तो स्थिति फिर लगभग पहले जैसी हो गई। अब प्रिस्क्रिप्शन बदल गई। दिया गया पल्थ्रिला 6x 30 और 200, प्रत्येक का 1 पाउडर उसी दिन इसी क्रम में, यानी 6x सुबह, 30 दोपहर में और 200 शाम के समय। अब अगला फॉलोअप 22 जून को हुआ। स्थिति में काफ़ी सुधार था। अब पूरे दिन में केवल 2 स्टूल हो रहे थे। खून बिल्कुल नहीं था, हालांकि रेक्टम से थोड़ा पस लाइक डिस्चार्ज मौजूद था। इस समय कोई नई एक्टिव मेडिसिन नहीं दी गई, केवल SL पे रखा गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है।
26 जून को मरीज फिर आई। एक दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी। फिर उन्होंने ऐसी मीट ग्रेवी खाई जिससे चिलीज थी। उसके स्टूल की संख्या फिर बढ़ने लग गई और मल में दोबारा खून आने लगा। अब क्या हुआ? अब डॉक्टर हरिचंद्रन ने उसका प्रिस्क्रिप्शन चेंज किया। LO6 के 16 पाउडर दिए दिन में 4 बार। यहीं से इस केस में LO की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 16 जुलाई को मरीज पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका था। घर में मेहमान होने के कारण पिछले कुछ दिनों से खान पान में थोड़ी लापरवाही हुई। इससे पेट में हल्का दर्द फिर शुरू हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात, खून या तो बिल्कुल नहीं था या बहुत कम था। और उसी समय डॉक्टर हरिचंद ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दर्ज किया। मरीज ने जून के अंत तक एलोपैथी पूरी तरह से बंद कर दी थी। इस विजिट पर केवल SL पर थी। 24 जुलाई को स्थिति थोड़ी और बेहतर होती है। फिर से LO6 16 पाउडर दिन में 4 बार दिए गए। अब 18 अगस्त मरीज अच्छी थी, केवल 1 या 2 स्टूल ही हो रहे थे। लेकिन डॉक्टर हरिचंद लिखते हैं, चेतावनी देने के बावजूद मरीज डाइट को लेकर बहुत सावधान नहीं रहती थी। उन्होंने 2-4 दिनों तक फिर किसी दिन मिर्च खा ली। इसके 5वें बाद स्टूल हुए और थोड़ा ब्लड म्यूकस आया। लेकिन इस बार एपिसोड अपने आप सेटल हो गया। वेट उस समय लगभग 19 पाउंड्स था। फिर केवल SL दिया गया है। 1 सितंबर को फिर एक नई घटना हुई। 26 अगस्त तक बिल्कुल मरीज ठीक था। 1 सितंबर को कोल्ड और सोर थ्रोट के लिए उसने एलोपैथी दवा ली और अगले ही दिन स्टूल में फ्लूइड ब्लड आना शुरू हो गया। अब दिया गया नक्सवोम का 16 पाउडर दिन में 4 बार। लेकिन 5 सितंबर तक इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए फिर से LO6 12 पाउडर दिन में 4 बार। और इसका परिणाम 9 सितंबर को ब्लीडिंग बंद हो गई। 14 सितंबर के फॉलोअप पर स्टूल केवल 1 से 2 बार और नॉर्मल था। अब केवल गैस की शिकायत थी, इसलिए फिर SL दी गई। 27 अक्टूबर को फिर डाइट में गड़बड़ी हुई। मरीज ने अचार खा लिया, साथ ही हेडेक के लिए फिर से डिस्प्रिन खा ली। पिछले 4 दिनों से स्टूल में थोड़ा ब्लड आने लगा और एब्डोमेन में रंबलिंग भी थी। फिर से वही मेडिसिन LO सोकोट्राइना 6 12 पाउडर दिन में 4 बार। अब 7 दिसंबर, पिछले 2 हफ्ता में मरीज को कोल्ड और कफ हुआ, 2 बार हेडेक भी हुआ और उन्होंने फिर डिस्प्रिन लिया। पिछले 3 दिनों से स्टूल में थोड़ा सा ब्लड था। इस बार दिया गया नक्सवोम का 12 पाउडर दिन में 4 बार। 4 दिन बाद यानी 11 सितंबर तस्वीर बदल चुकी थी। अब कोल्ड के साथ 101 फीवर, हेडेक, चिलीनेस और मलाइस था, लेकिन प्यास नहीं थी। इस एक्यूट पिक्चर के अनुसार दिया गया जैल्सीमियम 16 पाउडर दिन में 4 बार। 25 दिसंबर को मरीज बेहतर थी, फीवर समाप्त हो चुका था, केवल हल्की कफ बची थी, इसलिए फिर केवल SL दिया गया। अब हम पहुंचते हैं 9 जनवरी 1988 पर। मरीज फिर ठीक नहीं थी। 2 से 3 स्टूल होते थे, लेकिन छोटी मात्रा में स्टूल के लिए स्ट्रेन करना पड़ता था, ब्लड आता था और बहुत गैस बनती थी। फिर से दिया गया LO6 11 पाउडर दिन में 4 बार। इसके बाद डॉक्टर हरिचंद अगले 2.5 वर्षों तक मरीज को देखते रहे और 20 जुलाई 1990 उनकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2.5 वर्षों में मरीज दूसरी शिकायतों के लिए भी आती रही। कोलाइटिस कभी कभी रिकर होता था और रिकरेंस विशेष रूप से तब होता था जब वो डाइट में लापरवाही करती थी। अब इस पूरे केस में डॉक्टर दीवान हरिचंद की अपनी क्लिनिकल कमेंट सुनिए। वे लिखते हैं, ये देखना काफ़ी रोचक था कि LO की इतनी लो पोटेंसी को केवल लगभग 3 दिनों के लिए देने पर भी कंडीशन क्लियर हो जाती थी और मरीज काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहता था। 2.5 वर्षों में LO केवल 10 बार देना पड़ा। और एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, इस अवधि में मरीज का वजन लगभग 10 पाउंड बढ़ गया था। इस केस से हमें महत्वपूर्ण क्लिनिकल लेसन मिलता है। यहाँ एक ही दवा को पूरे 2.5 साल तक लगातार नहीं चलाया गया। पहले सल्फर, फिर सिम्टम्स पिक्चर के अनुसार पल्सटीला, डाइटरी एग्रीवेशन और कोलाइटिस की रिकरेंस पिक्चर में LO बार बार उपयोगी रहा। एक परिस्थिति में नक्सवोम का भी दी गई। एक्यूट फीवर, चिलीनेस और थर्स्टलेस की तस्वीर आई तो जैल्सीमियम दी गई। अब जब एक्टिव प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं थी तब सैक्रम लेक्टिस दिया गया, यानी प्रिस्क्रिप्शन बीमारी के नाम पर अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं चल रहा था, प्रिस्क्रिप्शन चल रहा था इंडिविजुअल सिम्टम, पिक्चर और बदलती क्लिनिकल कंडीशन के अनुसार। शायद इस केस की सबसे रोचक बात यही है, एक पुराना कई वर्षों से चला आ रहा अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस जिसमें बार बार ब्लडी स्टूल होते थे,
वो डॉक्टर दीवान हरिचंद ने अपने फॉलोअप में लो पोटेंसी लो 6 के बार बार उपयोग से लंबे सिम्टम फ्री पीरियड कर दिए। यही कहानी होम्योपैथी की एपिसोड 10 की एक कहानी है, जहाँ पे आप देखते हैं कि डॉक्टर किस तरह से अपने प्रिस्क्रिप्शन पे फर्म रहा और कहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन चेंज करना है उसको चेंज करता रहा। ऐसे ही और कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।